आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 300 नई ईवी बसें जो है वो दिल्ली के बेड़ों में जोड़ी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बीजेपी ने दिल्ली की जनता के साथ जो वादा किया था कि हम विकास की गति पर काम करेंगे, उस विकास की गति पर कार्य करती नजर आ रही है। और आज के इस दिन की सराहना जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। नवरात्रों का दूसरा दिन 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है। और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी और दिल्ली को मिले इस उपहार के लिए। ईवी सब्सिडी दी गई है, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी? आज हमने पिछली सरकार के समय में जो सरकारों ने वायदा जनता से किया था ईवी में सब्सिडी देने का और दी नहीं थी, 2023 से लगातार वो सब्सिडी पेंडिंग थी। आज उसको हमने भुगतान किया है। 2400 करोड़ रुपए जनता के खातों में हमने भेजे हैं ईवी सब्सिडी अकाउंट में। और ये पहले किसी भी तरह का कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थे, आधार लिंक्ड खाते नहीं थे। अब हमने जो पोर्टल बनाया है, व्यक्ति बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना एनरोलमेंट वहां करा सकता है। सरकार सब्सिडी देगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और बिना किसी देरी के दिल्ली के लोगों को ईवी खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां राप्ती नदी पर स्थित राजघाट के पुराने पुल पर फिलहाल मरम्मत का कार्य जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से भारी वाहनों का प्रवेश वहां पर प्रतिबंधित किया गया है। और इसको लेकर के डीएम दीपक मीन ने जो है वो आम नागरिकों को पहले ही अवगत करा दिया है कि अगर कोई इस रास्ते आना चाहता है तो फिलहाल यहाँ मरम्मत का कार्य चल रहा है और लोग इसको लेकर के अवगत रहें। नहीं, देखिए उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है तो उसकी ऑलरेडी हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों को अवगत करवा दिया। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आवागमन वहीं से हम लोग जारी कर रहे हैं। अपना राउंड द क्लॉक ड्यूटीज लगाई गई है पुलिस ने और सुगम यातायात रखने के लिए। और इसके अलावा जो हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें 69 से डाइवर्ट किया है और वो सिक्टौर के माध्यम से शहर के अंदर में आएंगे। 1 महीने का ये कार्य है, इसको जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण करवा के और वापस से सभी के लिए आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हालात हैं उसको लेकर के भारत लगातार शांति का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से बात कर रहे हैं और इस युद्ध को समाप्त करने को लेकर के जो है उनकी ओर से बातें कही जा रही है, जिसको लेकर के भाजपा सांसद बृजलाल ने वेस्ट एशिया संघर्ष पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और भारत के इस रुख की सराहना की है। बिल्कुल, जो भारत सरकार ने इसमें स्टैंड लिया है बिल्कुल सही है। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उन तमाम देशों से बात कर रहे हैं, इसमें ईरान भी है, तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं और ये कह रहे हैं कि साफ शांति आनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए। हम इस युद्ध में पार्टी नहीं हो सकते और यही कारण है कि हरमुज स्ट्रेट से जहां तमाम तेल टैंकर्स रुके हुए हैं, भारत के गैस टैंकर, तेल टैंकर ये आ रहे। तो भारत की नीति जो है वो हमेशा शांति की रही है और ऐसी स्थिति में जो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है, तटस्थ रह करके एक शांति की कामना करना, शांति स्थापित करने का प्रयास करना, वो सराहनीय है। यही नीति आज के समय में उचित है, जिसका पालन हो रहा है।
बढ़ेंगे अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां पर धर्मांतरण विधेयक 2026 पास हो गया है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि पहले से कानून ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि कोई किसी को कंपेल करके दबाव डाल के धर्मांतरण नहीं करा सकता है। नए कानून की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एंटी कन्वर्सन रूल जहां ला रही है, वो कहीं न कहीं एक माइनॉरिटी को टारगेट करने का उनका प्रयास रहता है और कैसे उनको प्रताड़ित करें। क्योंकि झारखंड में भी एक ट्राई किया गया था, तो मेरा ये कहना, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जितने वहां पर थाना है, जितने भी है, कितने कंप्लेन आए हैं थाने में, पहले उनको देखना चाहिए। क्या बहुत ज्यादा कंप्लेन है तो इस प्रकार की आवश्यकता है? कहीं कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल दबाव या फिर इस प्रकार के कानून, नए कानून लाए जा रहे हैं और एक ये मैं कहता हूं इसके माध्यम से माइनॉरिटी को प्रताड़ित करने का उनका प्रयास रहेगा। देखिए, असल में दिक्कत क्या है ना, हमने अपनी प्राथमिकताओं को उल्टा लटका दिया। आप खुद सोचिए ना, बीते दिनों में कितनी बार बेरोजगारी पे सवाल पूछे गए। यह सरकार ने कोई पक्ष या कोई व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया हो, वही हाल महंगाई का है। तो जाहिर तौर पे क्या है ना कि ये लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, इसको पकड़ के लटक जाओ। डिबेट इसी पे होगी अब कुछ दिन। पहले से ही बहुत सारी चीजें तय हैं, कहां आप इसको मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आपके पास और कुछ है नहीं, तो चाहते हैं कि इसमें लोग डूबे रहें, हिंदू मुसलमान करते रहें, तो भूख, गरीबी, गुर्बत, मुफलिसी, इसकी बात ही नहीं होगी। सरकार भी मजे में और मीडिया का सेक्शन भी मजे में। देखिए, हमें लगता है कि देश का संविधान इस बात को इजाजत देता है कि स्वेच्छा से कौन व्यक्ति किस धर्म को अपनाएगा। यह देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। तो चूंकि विकास के मुद्दे पर सत्ता में आने वाली भाजपा विकास को पूरी तरह से गौण कर दिया है। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है। तो इन सबसे डाइल्यूट करने के लिए ये समय समय पर इस प्रकार का हथकंडा भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार अपनाते रहती है कि कहां धर्म के नाम पर हम लोगों को विभाजित करें, कहां हम धर्मांतरण के नाम पर लोगों को विभाजित करें, कहां हम संविधान को ताक पे रख दें और कैसे हम अपनी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड में मौसम ने आज खतरनाक रुख जो है वो लिया है, यानी कि कई जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट घोषित करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका के बीच सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बता दें कि झारखंड में शुक्रवार का दिन मौसम के लिहाज से बेहद भारी रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे राज्य में खराब मौसम की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती है और इसलिए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, रांची और चतरा, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है। इन इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नोरा फतेही के गाने पर हुए विवाद का मामला जो है वो अब लगातार तुल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर के शिवसेना नेता साइना एनसी ने जो है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 1990 के NCW एक्ट के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। The National Commission for Women has exercised its power under the NCW Act of 1990. We all know that when there is any objectionable, sexually suggestive violations, then there are provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita Act, the IT Act and the POSCO Act.
and our only agenda is that we spread a good message in society. We have youngsters watching these type of videos and they must be viewed very selectively and very correctively. That is the job of the National Commission of Women under the NCW Act of 19. बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तराखंड सरकार की, जिसका आज कैबिनेट विस्तार हुआ है। कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद सभी जो है उन्होंने उत्तराखंड की सरकार और खास करके नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। आज सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली है। जो कार्य पार्टी हमेशा देती है, एक कार्यकर्ता के रूप में उस काम को आगे बढ़ाना, ये दायित्व है कार्यकर्ता के रूप में मेरा, चाहे संगठन का हो चाहे सरकार का हो। जब जब जिम्मेदारी मिली है उसको आगे बढ़ाया है। आज मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश के विकास के लिए तेजी के साथ काम आगे करेंगे। हरिद्वार जिले से दो मंत्री बनाए गए और कुंभ मेला भी आगे आ रहा है सिलसिले। कुंभ मेले के लिए भव्य दिव्य तैयारी हो रही है और अच्छा कुंभ मेला होगा, बहुत भव्य दिव्य होगा। उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम। मैं सबसे पहले तो आज इन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नहीं हैंड मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी? नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और पहले भी मेरे संगठन ने मुझको अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया, और आज दोबारा मंत्री बनाने के लिए जिस तरह से मेरे संगठन ने आदेश दिया, उसका मैं निर्वहन करूंगा। और समय कम है किंतु काम ज्यादा है, हम मिलकर के काम करेंगे। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मजबूती से हम लोग आने वाले समय में जो हमारा 2027 का होगा, ये हमारा लक्ष्य होगा, और मजबूती देंगे ताकि मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हम सब मिलकर के काम करेंगे। एक टीम भावना के हम काम करेंगे और इस विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम अग्रणी श्रेणी में आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मुझ पे ये प्यार और आशीर्वाद दिया और मुझे जिम्मेदारी दी। इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा और ये ऋण मैं सेवा के रूप में उतारूंगा। और यही संकल्प लेता हूं कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, और उत्तराखंड जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक स्पिरिचुअल कैपिटल बने, तो वो निश्चित रूप से बनेगा। और सरकार की जो भी योजनाएं उनका क्रियान्वयन हो, अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसा हमारा संकल्प रहेगा। आगे कुंभ मेला भी आ रहा है, हरिद्वार जिले से आ रहे हैं, क्या क्या आप देखिए, मेले भी आएंगे और मेला आ भी रहा है। उसके लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्प है कि मेला सफल हो, भव्य दिव्य कुंभ जो है हरिद्वार में हो और पूरे विश्व जो है उसको सराहे, ऐसे हमारा संकल्प रहेगा। देखिए, माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आज मैंने शपथ लिया है। निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता प्रदेश की जनता की सेवा है। माननीय मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में जो विकास की बयार हमारे क्षेत्र में बह रही है, उस बयार को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को बनाया और मोदी जी और धामी जी इस प्रदेश को संवारने का काम कर रहे हैं। और हम उन्हीं के नेतृत्व में जनता की जितनी भी सेवा हमसे हो सकती है, हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। प्राथमिकता हमारी है गांव-गांव तक विकास पहुंचे, युवाओं के हित में फैसले लिए जाएं, माताओं के हित में फैसले लिए जाएं। और ये प्रदेश जिस उद्देश्य से बना था, उस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से मैं भी एक राज्य अधिकारी हूँ। मैंने भी सड़क से लेकर के संसद तक इस राज्य की लड़ाई लड़ी है, छात्र संघों में रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति के हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और जो विकास का रोडमैप माननीय मोदी जी और धामी जी ने विकास का रोडमैप तय किया, उसी रोडमैप के हिसाब से हम काम करेंगे। प्रयास रहेगा कि उनके अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे सकें। अलग अलग जिलों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा और उसके अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।